2009 में न्यूज़ वीक के आर्टिकल में छपा कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि माननीय बहन जी भारत देश के लिए बराक ओबामा हैं, उन्होंने ये साबित किया। और ये आर्टिकल लिखा 2009 के अंदर। और देखिए न्यूज़ वीक ये कोई छोटी मैगजीन नहीं है, ये किसी के ये इंडिया की मीडिया नहीं है जिसको आप कैप्चर कर लेंगे या कोई भी राजनीतिक दबाव में काम किया। जब माननीय बहन जी ने उनको 2003 के अंदर जब वो चीफ मुख्यमंत्री थी वहाँ पर उनको अवार्ड सम्मानित किया गया यूएसएफ ने, WHO ने, रोटरी इंटरनेशनल ने पॉल हैरिस फॉलो अवार्ड के नाम से। और ये अवार्ड ये उसके लिए दिया गया कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पोलियो मुक्त करने का काम बड़े अच्छे तरीके से किया। ये बहुत बड़ी उनको अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ उनको एक अवार्ड मिला 2008 में। ये बड़े अचीवमेंट हैं और ये शायद अभी हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को ये जानकारी जी। और देखिए 2008 में फोर्ब्स ने माननीय बहन जी को 59वां प्लेस पूरे उन लिस्ट में उसको शामिल किया, जो 100 लोगों की मोस्ट पावरफुल वुमेन, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, माननीय बहन जी का नाम 59वें स्थान पर रहा है। उसके बाद उनको न्यूज़ वीक जो बहुत बड़ी यूएस की मैगजीन है उसने वुमेन अचीवर में उनका नाम रखने का काम किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आम आदमी पार्टी, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो अपने अकेले दम पे इस बार नहीं जीती। और जितने भी, क्योंकि उसको सपोर्ट रहा है भाजपा का, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस सेटिंग थी कि ईवीएम पे सवाल ना खड़ा हो, इसीलिए भाजपा ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप उठाइए फरवरी माह की, उसके अंदर 38 सीटों पे उन्होंने बताया है कि घोटाला हुआ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और जो दिल्ली के अंदर, चाहे वो कोई भी अम्बेडकरीवादी संस्था के लोग हों, अगर वो चाहे कितने बड़े अपने आप को अम्बेडकर कहते हों, लेकिन अगर उनका विलय सफ़ेद झंडे में जाके होगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये दुर्गति समाज की वो खुद लोग कर रहे हैं। इसीलिए बसपा ऐसे विषयों को, ऐसे पॉलिसीज़ को उजागर करेगी आम आदमी पार्टी की। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। काफ़ी जीदोजहद के बाद बीएसपी कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन एक बार फिर तलाश रही है दिल्ली के अंदर, जो ज़मीन बीएसपी ने 2007 के बाद, कहीं ना कहीं 2009 के बाद खो दी थी। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब तक युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी नहीं मिलेगी तब तक शायद बीएसपी अपने पीछे बैकफुट पर ही खेलती रहेगी। अब ऐसे में युवाओं को जिम्मेदारी देकर बीएसपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि लगातार बीएसपी प्रमुख युवाओं को आगे लाती रही हैं और युवाओं के कंधों पर जो जिम्मेदारी अब दी जा रही है उससे कहीं ना कहीं पार्टी का भविष्य भी नज़र आने लगा है। ये खासकर दिल्ली के लिए हम बात कर रहे हैं और मेरे साथ इसी सब बात पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट राहुल चौधरी मेरे साथ हैं, जो कि लंबे समय से जो बसपा से जुड़े हुए हैं और अब उनको भी युवा होने के नाते बीएसपी प्रमुख ने एक नई जिम्मेदारी दी है। उन्हें लोकसभा, जो दिल्ली की पूर्वी लोकसभा है, उसके प्रभारी जोन कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी उन्हें मिली है और तमाम जो लोकसभाएं हैं उनमें भी इसी तरह के जो युवा हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। इस कदम से क्या आगे की जो राजनीति है दिल्ली में बसपा के लिए वो कितनी आसान होने वाली है, और जब युवा वर्ग को जिम्मेदारी देंगी बीएसपी प्रमुख, तो इसके क्या फलस्वरूप, इसके कितने सही परिणाम निकल कर आएंगे, हम बात करेंगे। एडवोकेट राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानेंगे कि किस तरह की आगे जो जिम्मेदारी अब मिली है, अब आगे क्या मतलब मूवमेंट है बीएसपी का। देखिए, सबसे पहले आपके नेशन टाइम चैनल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय बहन जी को उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मुझे इस लायक समझा है, मैं उनको बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारी को हमेशा पूरे सच्ची ईमानदारी और कर्मठता निभाने का काम करूंगा। उसके लिए मैं नेशन टाइम आपके चैनल के माध्यम से माननीय बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमने अपने दिल की गहराइयों से। देखिए, जो मुझे पूर्वी लोकसभा का जो जोन कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी मुझे मेरे माननीय बहन जी ने दी है, ये एक ऐसी लोकसभा है जिस लोकसभा अपने आप में बहुत बड़ी इतिहास से इसका परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि यहीं से हमारे जो समाज सुधारक साहब काशीराम जी 9वीं लोकसभा के 1989 में यहाँ से वो बसपा के प्रत्याशी रहे
और ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी लोकसभा है। लार्ज हम डेमोग्राफिक लेवल बात करें या हम ज्योग्राफी लेवल बात करें, और ये साथ साथ दिल्ली में ही नहीं, ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी लोकसभा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 25 लाख पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है। उसके साथ साथ 16 लाख वोटर यहाँ रजिस्टर्ड हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इस लोकसभा के अंदर देखिए 10 विधानसभा आती हैं, जिसमें 40 म्युनिसिपल वार्ड हैं। और पहले का हम परिप्रेक्ष्य जब निकाल के देखते हैं तो सबसे ज़्यादा तो बसपा का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो इसी लोकसभा से ज़्यादा निकल के आया है। यहाँ से हमारे पार्षद भी रहे हैं पहले, लेकिन अब जो जिम्मेदारी बसपा के अंदर युवाओं को दी जा रही है, क्योंकि देखिए बहुत समय से लोगों की शिकायत रहती है कि युवाओं को बहन जी नहीं लाती हैं। ऐसा देखिए बिल्कुल निराधार बातें होती हैं। युवा जब खुद से अपने एक एंथुसियाज्म के साथ बसपा के साथ नहीं आएंगे, बसपा को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि बसपा एक इकलौती एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं के लिए और उसके साथ साथ जो ऑप्रेस कम्युनिटी के युवा हैं उनके लिए उनको पूरा भरपूर प्लेटफॉर्म देती है कि आप आकर काम करिए, आप अपने इनहेंसिंग स्किल्स को अपनी समाज को देने का काम करिए, अपनी नॉलेज को। इसी के साथ मुझे जो जिम्मेदारी दी है माननीय बहन जी ने, उसका मैं पूरी रूप से पालन करूँगा। अच्छा, आरोप तो यही लगते हैं कि बसपा जो है युवाओं को आगे नहीं लाती है, जो जिम्मेदारी है वो युवा को नहीं दी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं जो यूथ है वो छटक भी रहा था। तमाम लोग जो अब नए संगठन लेकर आ रहे हैं, पार्टियां लेकर आ रहे हैं, उनकी तरफ मूवमेंट कर रहा था। ये अफवाहें जो फैलती हैं, इन पर अब अंकुश कहीं ना कहीं लग जाएगा, जिस तरह से अब जिम्मेदारी दी जा रही है। और ख़ासकर जो आपको जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोकसभा जो है जोन कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी काफ़ी अहम और बड़ी जिम्मेदारी है, और ऐसे में अगर युवाओं को वहाँ पर लगाया गया है तो ये एक अहम पद है। और युवा अगर आपकी एज के मुताबिक अगर इस तरह के युवाओं को अब आगे ला रही है पार्टी, तो क्या जो 2022 में चुनाव होगा बीएसपी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर भी बीएसपी इसी तरह की मूवमेंट पर काम करने के लिए तैयार हो रही है? देखिए, एक तो पहली बात, आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपका ये है कि बसपा में युवाओं की भागीदारी। दिल्ली प्रदेश जो देश की राजधानी है, उसके अंदर 80% लोग युवा आज काम कर रहे हैं। आप तमाम देखिए, मेरे साथ जो जोन कोऑर्डिनेटर, मेरे 4 सहभागी और भी हैं इस पूर्वी लोकसभा में, जो कि सब युवा हैं। और जितनी दिल्ली की 7 लोकसभा हैं, मोस्टली सब लोकसभा के अंदर सब युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है बड़े स्तर पे। तो 80% जो युवा है उसकी दिल्ली के अंदर पूरी भागीदारी है। जो चुनाव है 2022 का, देखिए 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी नगर निगम के चुनाव आने हैं 2022 में, जिसमें कभी बसपा ने 18-17 पार्षदों को दस्तक करा के बहुत अच्छी दस्तक दी थी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली का जो 14.8% वोट था वो बहुत ही माननीय बहन जी की नीतियों की वजह से ही दिल्ली के अंदर इतना परसेंटेज आ पाया। और देखो, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है हमारा लिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज देखिए जिस प्रकार से माननीय बहन जी आज एक छोटा सा भी कदम अगर बढ़ाती हैं तो वो पूरे ही इंटरनेशनल और साथ में हमारे देश की सेंट्रल लेवल की राजनीति को खलबली मच जाती है। जैसे कि अभी आपको रिसेंट पता होगा राजस्थान का केस, ठीक। अब क्योंकि बसपा जो है ना अपने कानूनी दावपेच खेलने लगी है, और किस प्रकार से ये जो खरीद फरोख्त की राजनीति चलती आई है, जिस प्रकार से आज आरोप लगते हैं, जैसे अभी आरोप बहुत रिसेंटली लगा कि माननीय बहन जी ने कांग्रेस को अगर समर्थन नहीं किया तो इसका मतलब बीजेपी को समर्थन कर रही हैं। देखिए, एक बात मुझे बताइए, अगर मेरे घर में चोरी आप करेंगे तो मैं आपके पड़ोस के घर में रिपोर्ट लिखवाऊंगा क्या? मैं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा ना। तो कांग्रेस जो हमारे ही विधायकों को, बसपा के विधायकों को, उनको लालच दे करके, उनको जबरन उनके प्रेशर बना करके उनको खरीदने का काम उन्होंने वो कर रहे थे, उसी के लिए बहन जी ने विप जारी किया, जो कानूनी एक प्रक्रिया होती है। अच्छा राहुल, आप एडवोकेट भी हैं, और ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरी भी कई राजनीतिक जानकारों से बात हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जब विप के बारे में हमने उनसे बात की तो शायद उनको इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर हम भी ये कहें कि शायद जितना हम जानते हैं वो पर्याप्त तरीके से शायद अपने दर्शकों तक विप के बारे में हम नहीं समझा पा रहे हैं। अब ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विप एक है क्या, और इसका राजस्थान की जो सरकार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा सा ये भी समझाइए। देखिए, विप एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो राजनीतिक पार्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके अपना संविधान के अंदर विप एक प्रक्रिया है जिसके तहत अगर कोई भी ऐसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आपकी पॉलिटिक्स के लोगों को लालच दे करके, डरा करके, ईडी की धमकी दे करके या सीबीआई की धमकी दे करके अगर वो उनको दबोचने का काम करती है, उनको पाला बदलवाने का काम करती है, तो
पार्टी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके खिलाफ लीगल नोटिस, लीगल एक्शन प्रॉपर लिया जा सकता है। ये क्लॉज होता है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये विप की एक प्रक्रिया है। और देखिए इसके साथ साथ जो राजस्थान की जो राजनीति अभी चल रही है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अट्रॉसिटीज़ के मैटर बहुत आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य क्योंकि नॉर्थ इंडिया का राज्य है और उसमें अट्रॉसिटी आती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी तो बड़े स्तर पे हमारे जो ऑपरेस कम्युनिटी के बहुजन समाज के जो फार्मर्स हैं उनका पैसा रिलीज नहीं किया गया, है ना। पैसे की किसानों ने आत्महत्या करी राजस्थान के अंदर। तो ये जो कांग्रेस है या ये जो भाजपा है या ये आम आदमी पार्टी है, ये आपको सपने तो दिखाती हैं, ये हमारे ही बहुजनों के घर में घुसकर डकैती डालती हैं हमारे वोटों की, ये है ना। इसीलिए हमें देखिए पॉलिटिकल लिटरेसी, हमें राजनीतिक जागरूक होना चाहिए कि हमारे लिए हमारी हितैषी पार्टी कौन सी है। और आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की बनाई नीतियों को पूर्ण रूप से लागू करने का काम कर रही है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि गहलोत जी कि मायावती बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, और या जो बीजेपी उन्हें कह रही हैं वो मायावती कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर विधायक खरीद फरोख्त की बात आती है तो ये बात तो फिर कांग्रेस पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक तो कांग्रेस के बीजेपी ने खरीदे हैं। जी देखिए जो खरीद फरोख्त की जो गंदी राजनीति है, ये जो शुरुआत ही कांग्रेस ने करी थी इसकी। तो देश के अंदर अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो कांग्रेस उसकी पॉलिसी लेके आई। देश के अंदर हम शिक्षा नीति को बर्बाद करने का जिसने काम किया 2009 के अंदर, वो इस देश की भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके साथ साथ देखो आरोप प्रत्यारोप तो आप जानते ही लगते रहते हैं तमाम, लेकिन ये इनडायरेक्टली कह देना कि अगर कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया तो भाजपा को सपोर्ट किया। देखिए बसपा जो है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। बसपा एक खुद की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है जिसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अपना उसका एक कैडर वोट है। और देखिए माननीय बहन जी जब उनका कार्यकाल रहा तो माननीय बहन जी को इतने अवार्ड क्यों मिले, हम थोड़े मैं आपको बताना चाहूँगा उन अवार्ड्स के बारे में। कि जब माननीय बहन जी ने उनको 2003 के अंदर जब वो चीफ मुख्यमंत्री थी वहाँ पर उनको अवार्ड सम्मानित किया गया, यूएसएफ ने, WHO ने, रोटरी इंटरनेशनल ने पॉल हैरिस फॉलो अवार्ड के नाम से। और ये अवार्ड ये उसके लिए दिया गया कि माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर पोलियो मुक्त करने का काम बड़े अच्छे तरीके से किया। ये बहुत बड़ी उनको अवार्ड प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ उनको एक अवार्ड मिला 2008 में। ये बड़े अचीवमेंट हैं और ये शायद अभी हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी। और देखिए 2008 में फोर्ब्स ने माननीय बहन जी को 59वां प्लेस पूरे उन लिस्ट में उसको शामिल किया, जो 100 लोगों की मोस्ट पावरफुल वुमेन, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली महिलाएं हैं, माननीय बहन जी का नाम 59वें स्थान पर रहा है। उसके बाद उनको न्यूज़ वीक जो बहुत बड़ी यूएस की मैगजीन है उसने वुमेन अचीवर में उनका नाम रखने का काम किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। 2009 में न्यूज़ वीक के आर्टिकल में छपा कि जो उन्होंने डिस्क्राइब किया कि माननीय बहन जी भारत देश के लिए बराक ओबामा हैं, उन्होंने ये साबित किया। और ये आर्टिकल लिखा 2009 के अंदर। और देखिए न्यूज़ वीक ये कोई छोटी मैगजीन नहीं है, ये किसी के ये इंडिया की मीडिया नहीं है जिसको आप कैप्चर कर लेंगे या कोई भी राजनीतिक दबाव में काम करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर मायावती जी की जो ख्याति है उसके बारे में भली भांति लोग जानते थे, और इंटरनेशनल लेवल पर वो जो राजनीतिक उनका नज़रिया था मायावती जी का, उसको वो पहचानते थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब माननीय बहन जी ने काम किए, आज देखो मैं और आप इस देर में क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि बहन जी ने काम किए हैं पूर्व में, तभी हम काम का गुणगान कर सकते हैं। और इनकी तरह नहीं, क्योंकि देखिए भाजपा कांग्रेस कहती है कि मैं आपको रोटी दूंगी, भाजपा कहती है हम आपको रोजगार देंगे, ठीक, भाजपा कभी कहती है हम आपको डिपेंडेंट बनाएंगे, और आम आदमी पार्टी है फ्री, आम आदमी पार्टी कहती है मैं आपको फ्री बिजली पानी दूंगी। इकलौती बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी इकलौती देश की ऐसी मोस्ट पावरफुल नेता हैं जो ये कहती हैं कि मैं अपने लोगों को, भारत देश के लोगों को मैं इतना शक्तिशाली, इतना सेल्फ डिपेंडेंट उनको समर्थ बना दूंगी कि उनको रोजगार दे करके कि वो अपना पेट तो भरेंगे लेकिन उसके साथ साथ समाज का पेट भरने का वो लोग काम करेंगे। तो देखिए जब इतनी अच्छी नीति जब बसपा की है
जो दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन है। और देखो बीएसपी हमारा घर है। हम आप जानते हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज युवाओं की स्थिति आप देख रहे हैं, या दिल्ली में जो 12 एससी विधायक हैं, उनका एक भी आज तक विधानसभा में भाषण नहीं हुआ किसी दिल्ली के बड़े मुद्दे को लेके, खासकर इकोनॉमिक रिजर्वेशन को जो सबसे पहले माननीय हमारे सीएम साहब जो केजरीवाल जी उन्होंने लागू किया, केंद्र के उसको शराब खोलने का ठेका, शराब के ठेकों को खोलने का काम लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले दिल्ली राज्य में हुआ। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये वही अपनी नीति पे आ गए हैं। कहते हैं ना, जो साहब काशीराम हमेशा कहते थे कि ये सब लोग एक हो जाएंगे एक टाइम पे आने के बाद, जब हमारा बसपा का जनाधार आगे बढ़ेगा ये सब एक हो जाएंगे। आज वही हो रहा है। आज ये सब देश की तमाम, आप मुंबई में आप शिवसेना देख लें, ठीक, दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी देख लें, ये सब अलग चेहरे हैं आरएसएस के। ये उनके तमाम बच्चे हैं। आप 2 बच्चों से नफरत कर लोगे लेकिन 2 से आप प्यार करेंगे, वो ऐसा सिनेरियो पैदा करते हैं। अच्छा, अब जो क्या लगता है आपको कि अब जो चल रहा है, ठीक है, और बसपा के साथ जो बसपा के अभिन्न अंग थे, हम बात करें वामसेप की, बीवीएफ की, और ये तमाम जो संगठन थे जो पैरेलल चलते थे बसपा को आगे ले जाने के, ये कहीं ना कहीं ये कमज़ोर नज़र आ रहे हैं मुझे। तो अब इनके लिए भी क्या काम होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो फंड था वो वामसेप की जिम्मेदारी होती थी लोगों को लाना, और फिर क्योंकि मिशनरी पार्टी से कहा जाता है, लोगों के पैसे से, चंदे से ये पार्टी चल रही थी। और आरोप ये भी लगने लगे कि डायरेक्ट अब जो है टिकट बेचे जा रहे हैं ये। हालांकि हर कोई पार्टी इस तरह के काम करती है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो बसपा का नाम टॉप पर रहता है इस चीज़ में। तो इन सब चीज़ों से कैसे मतलब बच कर निकला जाएगा? देखिए सर, आरोप की बात ऐसी होती है, किसी को आपने अपराधी कह दिया, अपराधी कह देने से हमारा जो माननीय कोर्ट है उनको अपराधी नहीं मान लेता। अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास वो ठोस एविडेंसेस होने चाहिए जिसके तहत आप ये कह सकें कि ये आरोप को साबित भी करना पड़ता है कि अगर मेरे कह देने से कि कोई इंसान कैसा है या उसने ये गलत किया, तो मात्र मेरे कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा। और बसपा में देखो, जो टिकट बेचने की जो बात पहले से होती रही है, अगर होती है तो सामने लाइए, एविडेंसेस के साथ में आइए। लेकिन आप राहुल एक चीज़ मानेंगे कि सोशल मीडिया के टाइम जो ज़माना है, अब टाइम जो है वो सोशल मीडिया का जी। ऐसे में बीएसपी एक ऐसी पार्टी नज़र आती है मुझे कि जिसका अपना कोई सोशल नेटवर्क नहीं है। भले ही मायावती जी ट्विटर पर आ गई हैं, लेकिन और तमाम प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपना आप को बाइकआउट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारा कोई और जो है सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है जी। लेकिन अब जब राजनीति का एक मजबूत अंग जो है वो सोशल मीडिया हो गया है, लोग बाग जो और अदर पार्टियां हैं उन्होंने अपनी आईटी सेल बनाए हुए हैं जो तमाम प्रसारित खबरों को झूठ सच अच्छे बुरी हर तरह से मतलब वो करते हैं। बसपा इसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ती जा रही है और इसका खामियाजा भी लगातार भुगतना पड़ रहा है। आप पिछले 10 साल को उठा के देख लीजिए तो वहाँ पर ये चीज़ नज़र भी आएगी। अब ऐसे में आपकी पार्टी सोशल मीडिया से इतनी दूरी बनाकर चल रही है तो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि एक झूठ को जिसको आपने बताया उसका प्रचार इतनी तेज़ी से होता है कि वो एक आम इंसान के दिमाग में वो एक फ्रेम कर जाती है बात कि मायावती इस तरह का काम करती हैं, ठीक है, वो टिकट बेचती हैं। तो इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए, इन सब चीज़ों को वो सोशल मीडिया से जो दूरी बनाई हुई है उस पर कैसे काम किया जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, सिवाय जीमेल अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, ये 3 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो लीगलाइज्ड हैं देश के अंदर। फेसबुक लीगलाइज्ड नहीं है, उसको हम सरकारी, क्योंकि देखिए हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, हम अपनी सूचनाएं, हम अपनी क्या होता है ना, अपनी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उन ऑथेंटिक जगहों पे पास कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, फेसबुक पे आप जानते हैं कितना फैब्रिकेशन भी होता है चीज़ों के अंदर। कोई किसी, आज साइबर क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आज मेरा फोटो लगा करके कल को कोई आप एक बात लिख देते हैं तो वो मैंने थोड़ी ना कही होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। तो हमारे समाज में साइबर क्राइम के अभाव की वजह से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारा समाज जो है सोशल मीडिया पे है, लेकिन उसको सही सूचना कैसे प्रसारित करनी है वो सीखना पड़ेगा आज भी। और देखो, बसपा का एक ट्विटर जो है, ट्विटर अकाउंट जो माननीय बहन जी का है, वही उस पर हर एक जानकारी पूरे देश विदेश की आप तमाम देखते रहिए। हर दिन उसमें तमाम ऐसे 50 से 60 ट्वीट रोज होते हैं जो पूरे देश को बताते हैं। और देखिए, हमारे जो समर्थक हैं, जो बसपा के समर्थक हैं, बसपा के फॉलोवर हैं, माननीय बहन जी के ट्विटर को
स्क्रीनशॉट लेकर ही फेसबुक को वायरल करते हैं। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि बहन जी के अलावा और ट्विटर पर ज़्यादा कम उनके जो नेता हैं वो एक्टिव रहते हैं, ना उनकी पार्टी का कोई खास इसके अलावा ट्विटर के अलावा कोई बयान या वर्जन कोई आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जब अखिलेश यादव की हम बात करें तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं से लाइव बात करते हैं, वीडियो कॉल के जरिए कार्यकर्ता से हालचाल पूछते हैं, बात करते हैं। क्या इस ट्रेंड में मायावती भी अपने जिला स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं से अपनी एक मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर शुरू करें तो इसका कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत हो सकते हैं बीएसपी से, क्योंकि जो डायरेक्ट जो कार्यकर्ता है उसका कनेक्शन डायरेक्ट बहन जी से हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रहा जाएगा और बहन जी इस पर अमल कर सकती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया और एक अलग तैयार किया है, एक कार्यकर्ता से अगर डायरेक्ट कोई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करता है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस सब चीज़ों में जो कहीं ना कहीं मुझे बीएसपी देखिए ऐसा काम ये उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने लॉकडाउन के दौरान किया है। अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिला कमेटी का गठन हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हुआ था। बहन जी आज से नहीं, जिला लेवल के लोगों से, विधानसभा लेवल के लोगों से मिलती आई हैं। लोग बताते नहीं हैं, उसको गलत रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये गलती कहाँ है? ये सोशल मीडिया की ज़रूरत है ना, ये सोशल मीडिया पर होना चाहिए, ये प्रचार प्रसार होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर कि आज बहन जी इनसे मिली, आज उनसे, यही आप मैं जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि इन सब चीज़ों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। बिल्कुल। जो आपने आज चीज़ें बताई इनका सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि सोशल मीडिया पर बहुत पिछड़ी हुई है अभी। बिल्कुल। देखिए उसके लिए आप नहीं, भारत देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। माननीय बहन जी के पते पर आप अपने सजेशन को भेज सकते हैं या दिल्ली के पार्टी कार्यालय आप भेज सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं, लोग भेजे तो सही सजेशन। जब कोई लोग इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ठीक है, तो फिर तो देखिए पार्टी जो डिसाइड करेगी वो सर्वमान्य होगा और हमारी आदर्श नेता जो डिसाइड करेंगे वो हमें करना पड़ेगा। इसलिए लोगों को, जो यूथ है, आज का यूथ बहुत इनोवेटिव है, इनोवेटिव आइडियाज़ करना चाहता है, उसके लिए उसको खुद भी आगे आना पड़ेगा। जैसे कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने आपके सामने बात रखी, आप पहुंचाइए। बिल्कुल, हम आपकी इस बात को बिल्कुल लेके जाएंगे। हम अपने सीनियर पदाधिकारी उनको बिल्कुल इस बात का अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस पर चेंजेस आ रहे हैं। आपको ये जो लोगों की समस्याएं हैं, जो थोड़ी इससे सोशल मीडिया नाराज़गी है, हो सकता है आने वाले समय में माननीय बहन जी ऐसा कुछ प्रावधान ला दें कि ये सब दूरी हो जाए, ये सब नाराज़गी दूर हो जाएगी। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी जो गरीब तबका है दिल्ली का और ख़ासकर एक आम आदमी है, उसके अंदर मतलब घर के अंदर तक वो बैठ गई है। अब दिल्ली के अंदर आप काम करेंगे यूथ को लेकर तो कितना मतलब टफ होगा और चैलेंज के तौर पर कैसे देखते हैं इसे? देखिए पहली बात तो आम आदमी पार्टी कोई किसी के घर में नहीं बैठी, मेरे घर में तो नहीं बैठी आम आदमी पार्टी। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं हमने बिजली पानी का बिल फ्री करा दिया। बिजली पानी का फिल किया, लेकिन साथ में अलग मंत्रालयों के घोटाले जो किए, वो पैसा आया कहाँ से? आप ये देखिए, जो SC/ST वेलफेयर का पैसा, आज जो स्कॉलरशिप का पैसा, तमाम वाटर घोटाले जो किए गए, वो पैसा गया कहाँ? आप बिजली पानी फ्री कर रहे हैं लेकिन 4 महीने बाद आप बिल बना के दे रहे हैं 15,000 का। अभी देखिए दिल्ली में इतने हाईएस्ट अमाउंट के बिल आए हैं, 4-4 महीने के भी लोगों के 20-20 हज़ार रुपए के। लेकिन लोग तो सड़कों पर आ नहीं रहे, फिर कैसे? देखिए उसका रीजन मैं आपको बता दूं, इस तरह का होंगे तो फिर आएंगे भी। देखो क्या होता है ना, पहली बात तो 2 ही चीज इस देश के अंदर फ्री होनी चाहिए, वो पहली शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा का बेड़ा करके उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है, क्योंकि ये उसी शिक्षा नीति को लेके आज भी चल रहे हैं जो 2009 में पास हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में। क्योंकि उस शिक्षा नीति का उद्देश्य सिर्फ ये है कि भारत के अंदर लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, ना कि एजुकेशन लेवल को। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। इस प्रकार 9वीं क्लास का बच्चा, सरकारी स्कूल में आप चल के देखिए, 9वीं क्लास का बच्चा इंग्लिश में माई सेल्फ नहीं बोल सकता। SMC के घोटाले, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो घोटाले करने का काम किया, 6-6 लाख 5-5 लाख रुपए के, जो बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर के लिए होते हैं, तो ये घोटालों को डेफिनेटली हम बताने का काम करेंगे लोगों को। क्योंकि देखिए मैं लंबे समय से पार्टी एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, तो मेरे पास तमाम ऐसी चीज़ें हैं दिल्ली सरकार के बारे में भी कि जो उन्होंने बहुत घोटाला किया है, बहुत चीज़ों के अंदर ऐसी हमारे लोगों को मिसगाइड किया है। आम आदमी पार्टी, पहली बात मैं बता रहा हूँ आपको, वो अपने अकेले दम पे इस बार नहीं जीती, और जितने भी, क्योंकि उसको सपोर्ट रहा है भाजपा का, क्योंकि इनकी इंटरनली सेटिंग थी कि EVM पे सवाल ना खड़ा हो, इसीलिए भाजपा ने
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आप उठाइए फरवरी माह की, उसके अंदर 38 सीटों पे उन्होंने बताया है कि घोटाला हुआ है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और जो दिल्ली के अंदर चाहे वो कोई भी अम्बेडकरीवादी संस्था के लोग हों, अगर वो चाहे कितने बड़े अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हों, लेकिन अगर उनका विलय सफ़ेद झंडे में जाके होगा ना, तो ध्यान रखिएगा ये दुर्गति समाज की वो खुद लोग कर रहे हैं। इसीलिए बसपा ऐसे विषयों को, ऐसे पॉलिसीज़ को उजागर करेगी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बताया था कि दूध की धुली पार्टी है। जिस कांग्रेस के समय के सारे स्कैम को उठा के देखें, जिन स्कैमों को लेके आम आदमी पार्टी आई, आज तक उन फाइलों पे से धूल क्यों नहीं उठाई? उठानी चाहिए थी। जब वो कहते थे कि हम कांग्रेस के इन नेताओं को जेल भेजेंगे, क्यों नहीं किसी को जेल भेजा आज तक? उसके साथ उनके साथ तो टी पार्टी करते हैं। तो यानी कि ये तो सब घोटाला था। जन लोकपाल की नियुक्ति दिल्ली के अंदर आज तक नहीं हुई, जबकि जन लोकपाल इस देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। आज भी देखिए मेरे पास उनके मैनिफेस्टो रखे हुए हैं। ये सवाल देखो हमें करने पड़ेंगे, और ये सवाल संवैधानिक दायरे में किए जाएंगे, उनके प्रॉपर RTI से किए जाएंगे कि वो क्या उस पर सोचते हैं, क्या अब तक काम किया है। इसके साथ साथ एक बात को अपनी और ऐड कर देता हूँ। इन्होंने 2016 के अंदर ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय को स्कूली किताबों में लाया जाएगा। ठीक, स्कूली किताबों में लाने के आज तक भी आपने कहीं देखी है कोई किताब किसी विद्यालय में जहाँ पर लगाई हो किताबें? नहीं, अभी किताबें मतलब शामिल नहीं किया गया है। शामिल नहीं किया गया है। उसके अंदर एक्सपर्ट कमेटी का नहीं पता उसमें कौन व्यक्ति आज तक काम कर रहे हैं, और यदि वो डालेंगे चैप्टर तो वो कौन से वो समानता के चैप्टर होंगे या RSS की समरसता के चैप्टर होंगे। आज तक उस एक्सपर्ट कमेटी का कोई नहीं पता वो कौन है, वो उनकी एक्सपर्ट ऑफ रिसर्च क्या कहती है, आज तक उसका कोई भी गठन नहीं है। तो ये छलावा ही तो है। EWS के घोटाले, आज EWS में 2-2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं एडमिशन के, 2-2 लाख रुपए, जो कहते थे कि हम फ्री में करवाएंगे। आज आप देखिए ये सब क्या है ना, दिखाया जा रहा है कि हम आपके लिए ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, लेकिन एक्चुअल राशनिंग का PDS के जो घोटाले खुले, उसमें आज 2016 से लेके आज तक राशन कार्ड बंद हैं दिल्ली के अंदर। क्यों नहीं बनाए जा रहे? बनाने चाहिए ना। आप क्यों कैंप नहीं लगाते हमारे झुग्गी बस्ती में? लगाने चाहिए आपने। तो इसीलिए देखो ये पार्टी एक अलग मुखौटा लेके आई है, और इस मुखौटा को उखाड़ने का हम बिल्कुल डेफिनेटली हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ये थे मेरे साथ राहुल, और काफ़ी मुद्दों पर बात हुई और कई सच्चाइयों की जो परतें हैं इन्होंने खोली हैं, और अब इनके ऊपर BSP की जिम्मेदारी है। दिल्ली में ये देखने वाली बात होगी कि BSP का परचम आने वाले वक्त में किस तरह से ये दिल्ली के अंदर लहरा पाएंगे। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।